नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिटेल सॉल्यूशन है। महाराष्ट्र सर्कुलर पेपर है 2023 का, ठीक है, जीडीएस टू एमटीएस का। तो हम चालू करने वाले हैं ये प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सर्कल्स के रहेंगे, सभी सर्कल्स के रहेंगे, 23 सर्कल्स के, जहाँ पे हम 2020 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स को हम कवर करते हुए आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एज अ डेमो महाराष्ट्र सर्कल का उठाया है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र सर्कल से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ महाराष्ट्र सर्कल से। वो भी 2023 का पिछले साल का पेपर है, ठीक है, पिछले साल का। ओके, चलिए बिना कुछ समय गवाए और एक इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है शायद। तो मेरा ये मानना है कि आप शायद इसको 1.5x की स्पीड से देखिए या फिर 2x की स्पीड से देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज कंपलसरी इन केस ऑफ, ठीक है, किस केस में पोस्टल आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 kg इन वेट। तो आपको पता होगा कि 4 kg से ऊपर का वेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। सेकंड ऑप्शन है एनी वैल्यू पेएबल आर्टिकल से, कोई भी वीपी आर्टिकल है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड बी। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, द सुपरस्क्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस आपको पता ही होगा, OIGS बोलते हैं उसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। आपने ये देखा ही होगा OIGS, जहाँ पे बहुत सारे नहीं, ऐसे नॉर्मल लेटर्स आते रहते कभी कभी OIGS से, ठीक है। तो वही होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। यही पूछ रहा है कि द सुपरस्क्रिप्शन, ये जो सुपरस्क्रिप्शन है OIGS यानी कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डिजिग्नेशन टू बी एंटर्ड इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। तो किसका होता है ये, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है ऑफ द ऑफिसर हु सेंड्स द आर्टिकल। सही है, जो आर्टिकल सेंड करता है वो ऑफिसर हो सकता है, बिल्कुल वो स्क्रैम मतलब इसका सुपरस्क्रिप्शन डाल सकता है। सेकंड है ऑफ द हेड क्लर्क और सुपरिटेंडेंट ऑफ हिज ऑफिस, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है अदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू होम द ड्यूटी ऑफ डिस्पैचिंग इज असाइंड, जिसको ड्यूटी दिया गया है ये डिस्पैच करने का, वो भी कर सकता है सुपरविजन। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा सही, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इफ एनी आर्टिकल in course of transmission by post is found to contravene the provision of sub clause 1 or 2 of clause 212 of post office guide part 1 it will send to, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि इसके आंसर के हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए तो RLO है, ठीक है ना, बी रिटर्न लेटर ऑफिस, लेकिन इसका सही आंसर ये नहीं है, ये RLO सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, आर्टिकल जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का 212 क्लॉज पूछा है ना, 212। तो अपन 212 कहाँ पे है वो देख लेते हैं। 212 जो है वो सेक्शन 4 में है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, दिख रहा है आपको। ये जो PDF का स्क्रीनशॉट है एक, ये PDF है PO गाइड पार्ट 1 की, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख जाएगा, ये देखो क्लॉज है 209, 10, 11, 12, अपने को चाहिए क्या 212, ये वाला जो है वही है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूटेबल आर्टिकल्स, ठीक है। 212 पूछा है और 1 और 2 पूछा है, देख रहे हैं, क्लॉज सब क्लॉज 1 और 2, ठीक है। तो ये 212 हो गया। अब ये देखो 212 डिटेल में, ठीक है। तो सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं फिर, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन एनी गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड और ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट इन कॉन्ट्रावेंशन, देखो सही है, पूरा का पूरा डिक टू मैच हो रहा है, ऑफ एनी इनैक्टमेंट ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स विल बी रिटर्न टू द सेंडर। देखो सेंडर को रिटर्न करते हैं, RLO को नहीं करते। एंड इफ ओनली सस्पेक्टेड टू कंटेन सच गुड्स विल बी फॉरवर्डेड मार्क डाउटफुल, अगर सस्पेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं किसको, सेंडर को, जहाँ से आया है, देखो डाउटफुल, और मार्क करते हैं, डाउटफुल मार्क करते हैं ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ से आया है, और वहाँ पे ओपन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी, जिसने भेजा है उसको बुला के उसके सामने जो है वो आर्टिकल ओपन किया जाता है। और सेकंड जो है सब क्लॉज, उसमें कहा गया है कि इंपोर्टेड पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर, other articles which are liable to customs duty will not be transmitted by post unless and until the customs duty payable has been paid। देखो ऐसे जो कॉइन्स है, मतलब देखो कॉइन है, बुलियन हो गया, प्रीशियस स्टोन्स है, उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, आपको भी पता है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये सब जो है वो सब इंश्योर्ड होके भेजना पड़ता है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका शायद सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना, इसकी वजह से आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका सिलेबस हो चुका है, आप पढ़ चुके हो, फिर भी आपकी रिवीजन होती रहेगी इसमें, ठीक है ना, आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा कवर होते जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। ओके, तो यही है
तो इसका आंसर क्या है? सेंडर। अभी ऑप्शन में देखते हैं सेंडर है या नहीं है। बिल्कुल पहला ऑप्शन है ए सेंडर, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ऑल डेंजरस ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स इज प्रोहिबिटेड एज डिफाइंड इन, तो ये एक्ट में है। तो ये एक्ट आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, यही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर किसी हिसाब से भी यही है, ठीक है। तो इसके एक्ट के तहत जो है वो सभी जो मतलब ड्रग्स है, सभी प्रकार के ड्रग्स, डेंजरस ड्रग्स या नार्कोटिक्स है, वो प्रोहिबिट किया गया है, इनको मना किया है। आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपको पता ही है एक परमिशन होती है, जो भी वेल क्वालिफाइड जो होते हैं उनके परमिशन के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग वर्क इज नॉट अटेंडेड एट TMO, दैट इज ट्रांजिट मेल ऑफिस, तो कौन सा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें देखो, रिसिप्ट ऑफ क्लोज्ड बैग्स, डिस्पैच ऑफ क्लोज बैग, सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, नॉन ऑफ द अबव। देखो क्लोज्ड बैग से रिलेटेड ये है, तो ऑब्वियसली रिसिप्ट तो होगा ही वहाँ पे, डिस्पैच भी होगा वहाँ से। सॉर्टिंग कहाँ से आ गई भैया? सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स नहीं होती है, सॉर्टिंग ऑफिस अलग ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, नॉट बोल रहा है, ठीक है ना, तो नॉट यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अ सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विथ द सॉर्टिंग ऑफिस, देखा अभी सॉर्टिंग ऑफिस आया था ना, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट काम करता है वहाँ पे। अ सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विथ अ sorting office over only a portion of its working hours to assist the set where the work is heavy is called as, उसको क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। ओके, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात कही गई है जो सेट के साथ काम करता है, ठीक है ना। अब सेट क्या होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। पार्सल बैग कंटेंट्स, पार्सल बैग में क्या क्या, पार्सल बैग में क्या क्या होता है? तो पार्सल बैग में हम देखते हैं पार्सल बैग कंटेंट्स क्या क्या होता है इसमें। ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल्स, VP पार्सल्स, या फिर इंश्योर्ड बैग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ रहता है। देखो आपको डाउट इसी बात में होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल आपको पता होगा, VP पार्सल भी आपको पता होगा, लेकिन इंश्योर्ड बैग भी पार्सल में आती है क्या? बिल्कुल सही बात है, पार्सल में आती है। अगर आप में से कोई भी GDS, ठीक है, या फिर BPM हो या फिर ABPM हो, अगर आपने SO में काम किया है या फिर HO में एज ए MTS काम किया है, तो आपको पता होगा, आप जब बैग पैक करते होंगे तब आपको पता होगा कि इंश्योर्ड बैग जो है वो पैक की जाती है एज ए इंश्योर्ड ही, ठीक है, जैसे कि इंश्योर्ड बैग समझ लो, लेकिन इसको डाला जाता है पार्सल बैग के अंदर। ये है पार्सल बैग, तो ये है इंश्योर्ड बैग, तो ये इसके अंदर ही आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैशबैक, तो कैशबैक से क्या रिलेवेंट नहीं है? देखो कैशबैक आर ड्यू बैग्स, ठीक है, कैशबैक जो है वो ड्यू बैग यानी कि डेली भेज जाने वाली। आपको भी पता है कैशबैक अपन डेली भेजते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब BO में कैसा होता है, अगर कैश एक्सेस रही तो ही कैशबैक जाती है, तो ऑब्वियसली तो ये ड्यू बैग्स तो नहीं होगी, और पहला ही आंसर होगा शायद, है ना। फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, तो रिलेवेंट तो है ही नहीं, लेकिन बाकी में ऑप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। कैश बैग्स आर ऑर्डिनरी डिस्पैच इनक्लोज्ड अकाउंट बैग्स, बिल्कुल अकाउंट बैग में डिस्पैच की जाती है, तो ये सही आंसर हो गया। कैश बैग्स आर ऑर्डिनरी डिस्पैच इनक्लोज्ड इन रजिस्टर बैग्स, बिल्कुल हाँ, ये रजिस्टर भी की जाती है। कैश बैग्स आर ऑर्डिनरी डिस्पैच इनक्लोज्ड इन ब्रांच ऑफिस बैग्स, वो भी सही है, BO बैग में भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जो सही नहीं है वही करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, जो है कैश बैग्स आर ड्यू बैग्स, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द बैग यूज टू एनक्लोज द ऑफिस फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स एंड इज क्लोज्ड बाय द सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर्स ऑफिसर ऑफ द हाई ऑफिस। तो इसका आंसर, सही आंसर आपको पता है ना, इसका आंसर क्या है मैं बताता हूँ यार। फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द बैग यूज्ड टू एनक्लोज द ऑफिस फाइल्स, ठीक है ना, ऑफिस फाइल्स को इनक्लोज करे वो बैग, और अदर ऑफिशियल पेपर्स को भी, एंड इनक्लोज बाय द सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर ऑफ ऑफिस हाई ऑफिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्प बैग, तो कैम्प बैग में ये सब कुछ रहता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ये बी ऑर्डर अनयूजुअल बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्प बैग। ओके, आगे बढ़ते फिर। क्वेश्चन नंबर 10, द पोर्शन ऑफ रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर विच द RMS सेक्शन वर्क्स, जिस पे RMS सेक्शन जो है वर्क करता है। RMS आपको पता होगा, RMS यानी कि रेलवे मिल सर्विस, ओके, जो वर्क करता है किस पे? रेलवे पे वर्क करता है या फिर स्टीमर लाइन पे, ठीक है। और स्टीमर लाइन क्या होती है, आपको क्वेश्चन आया होगा, रेस किया होगा, आई नो अबाउट दैट, बट वो आगे देखने वाले हम डिटेल में, ठीक है। स्टम्प डेट उसको क्या कहते हैं? उसको सेक्शन कहेंगे, RLO कहेंगे, TMO कहेंगे, या फिर बीट कहेंगे। सेक्शन तो नहीं कहेंगे, RLO तो रिटर्न लेटर ऑफिस होता है, TMO तो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है, तो ऑब्वियसली बचा क्या है? बीट।
हार्ट बीट नहीं बेटे, ये बीट होता है, इसको बीट कहते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे सेट कहते हैं, यहाँ पे बीट कहते हैं, वही है सेट बीट जो है वो एक एक कंसेप्ट जो है वो हम देखने वाले हैं आगे चल के। अभी फिलहाल क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ट्रायल कार्ड्स आर ट्रीटेड एज, जो ये M26 है ये क्लॉज है, ओके। तो ये ट्रायल कार्ड इसमें आता है, M26 में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, M26A में आता है ट्रायल कार्ड, तो वो कैसे ट्रीट की जाती है, तो वो एज अ अनपेड पोस्ट कार्ड बिल्कुल नहीं, सर्विस पोस्ट कार्ड यस, एज अ सर्विस पोस्ट कार्ड उसको मतलब ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है ना, एज अ सर्विस पोस्ट कार्ड। प्राइवेट पोस्ट कार्ड बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्विस पोस्ट कार्ड, ओके, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट अलाउस फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड रिचर पैकेट्स अप टू, तो इंडिया पोस्ट जो है वो फ्री ट्रांसमिशन ब्लाइंड रिचर पैकेट्स को किस मतलब वेट तक वो अलाउ करता है, तो इसका ये जो अलाउ करता है वो है 7 kg तक, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और सभी सर्कल में लगभग ये पूछता है, ब्लाइंड लिटरेचर का क्वेश्चन होता ही है एक ना एक। तो इसका सही आंसर है 7 kg। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, बुक पैकेट्स का मैक्सिमम वेट पूछ रहा है जिसमें प्रिंटेड बुक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 kg, 5 kg ये मैक्सिमम वेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द मिनिमम टैरिफ फॉर बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स बिगिंस विद द वेट ऑफ, मिनिमम टैरिफ बोल रहा है जो बिजनेस पार्सल के लिए आर्टिकल्स बिगिंस विद द वेट ऑफ, किस वेट्स के साथ बिगिन करता है, उसका सिंपल आंसर है 2 kg के साथ बिगिन करता है ये, ठीक है। 2 kg मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, उसके आगे ही पैसे लगते हैं यार उसके बाद। आगे बढ़ते हैं फिर 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द जनरल मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट दैट इज़ EMS, तो EMS के लिए मैक्सिमम पूछ रहा है। ये देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम देखना भूल जाते हैं, तो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो है EMS के लिए यानी कि इंटरनेशनल स्पीड, यहाँ पे IMS चाहिए था ना, जाने दो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है शायद मेरे से, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब देख लीजिए IMS ही होगा शायद यार, इंटरनेशनल IMS इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो है 35 kg, ओके। 35 kg इज़ द राइट आंसर, मैक्सिमम वेट इतना ही है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द चार्जेस इन केस ऑफ डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, का स्पीड पोस्ट हो गया तो क्या चार्जेस लगेगा, तो उसमें लगेगा सिर्फ स्पीड पोस्ट चार्जेस ही लगेगा, डबल नहीं लगेगा बिल्कुल, 1000 भी नहीं और 100 भी नहीं, ठीक है। स्पीड पोस्ट चार्जेस ही लगेगा, ओके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट इन द डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट, तो डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट में मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है इंश्योरेंस की, ठीक है। तो वो है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़ होती है इसकी मैक्सिमम लिमिट, 1 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर विच RP पॉलिसी नो इंटरेस्ट इज चार्ज अप टू 1 ईयर एज अरियर्स ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम है ये, प्रीमिया नहीं है, ठीक है ना, ये प्रीमिया नहीं है, प्रीमियम है, इसका थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, प्रीमियम इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा। अगर ये देखो इसका यही मतलब है कि अगर ये सब कुछ आता है, समझ लो कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो आपको 1 साल तक कौन सी पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यही बोल रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ग्राम प्रिया। तो अगर ग्राम प्रिया आपके पास है और ये सब कुछ होता है उस 1 साल में, तो आपको 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रिया। आपको पता है ये क्या है सब कुछ, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम सुरक्षा, ये सब RP पॉलिसीज़ है। RP मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ है। आप वर्क कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, आपने निकाली होगी लोगों की, ठीक है। तो आगे बढ़ते फिर 19वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंट्स फॉर न्यू एनरोलमेंट ऑफ आधार, अगर नया कोई एनरोलमेंट करने आ रहा है, ठीक है, तो उससे कितने पैसे लेना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब पैसे नहीं लेने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, याद रखना, 50 रुपये मत लेना, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एज पर गवर्नमेंट रूल, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, न्यू रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते फिर। हु इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम, तो NPS के लिए कौन सी सिस्टम मतलब नोडल एजेंसी है, वो है PFRDA, ओके, PFRDA। तो ये करेक्ट कर लेंगे आप, PFRDA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSBY के अंदर मैक्सिमम एज पूछिए, देखो, ठीक है, मिनिमम एज, मैक्सिमम, ये सब याद रखिए, मिनिमम मैक्सिमम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमेशा। तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल है, हाँ 70 साल तक आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी क्लोज्ड,
इसका हम फास्ट में आंसर मार देते 15 साल आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ, देखो पहला ही ऑप्शन है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ डेटा ओपनिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। 15 साल आपको पता होगा 15 साल में नहीं होता, ठीक है ना। 15 साल में तो देखो दो आपको पता होगा, आपने सुकन्या ऑब्वियसली निकाला होगा, लेकिन एबीपी हम होते कभी कभी इन्वॉल्व नहीं होती इस सब चीज़ों में। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है और डेट ऑफ मेजोरिटी होती है, ठीक है ना। तो मेजोरिटी मतलब पैसे भर गए, ठीक है ना। मैच्योरिटी कब, 21 साल बाद होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट, सॉरी ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 ईयर्स के बाद ये सब बंद हो जाता है, मतलब अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अवार्डेड अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना। तो दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत 500 रुपये महीना, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि 6000 साल का, तो यानी कि 6000 पर एनम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपये महीने का मिलता है, यानी कि 6000 पर एनम के हिसाब से आपको दीनदयाल स्पर्श योजना के में स्कॉलरशिप मिलती है। और दीनदयाल स्पर्श योजना क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे। अलग से मैं सिलेबस से रिलेटेड वीडियो जो है वो अलग से लाऊंगा, अलग प्लेलिस्ट में रहेंगे वो, ठीक है। तो उसमें एक डिटेल टू डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज 6000 पर एनम। आगे बढ़ते फिर। हाउ मेनी स्टैम्प्स कंटेंस इन सिंगल माई स्टैम्प शीट। तो ये मैं शीट आपको यहाँ पे मैंने एडिट नहीं किया है, यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन आपको दिखाना चाहता था, मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा ना उसमें मैं ये क्वेश्चन तो जाने दो, लेकिन आपको मैं माई स्टैम्प शीट जो है वो दिखाऊंगा। तो उसमें कितने से स्टैम्प रहते हैं, वो है 12 रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए बस आपको कि इसमें 12 रहते करके, बस याद रखिए, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा विथ प्रूफ, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। विद इन हाउ मेनी डेज रेंटर, देखो एम आगे चला गया है, वो एडजस्ट कर लो थोड़ा। विद इन हाउ मेनी डेज रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स शुड इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज ऑफ हिज एड्रेस। अगर उसने चेंज, मतलब रेंटर जो है पोस्ट बॉक्स का, ठीक है, उसने एड्रेस चेंज करनी है, तो कितने दिनों में वो पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म करेगा, यही पूछ रहा है। सिंपल है, 7 दिन में उनको इन्फॉर्म करना है, मतलब करना है। नहीं किया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 7 डेज, ओके। आगे बढ़ते फिर। फॉलोइंग फ्रैंक्ड आर्टिकल्स विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। कौन से जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स है वो अनपेड ट्रीट किए जाएंगे। बेयरिंग प्रीवियस डेट, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं, वो नहीं। बेयरिंग लेटर डेट, ना ना ना, ये भी नहीं। पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, हाँ ये है, देखो अगर लेटर बॉक्स में तुमने फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्ट कर दिया तो उसको अनपेड माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। पोस्ट ऑफिस विल नॉट एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन पोस्टल आर्टिकल इन द शेप ऑफ। कौन से शेप में नहीं एक्सेप्ट करेगा। पोस्टेज स्टैम्प्स बिल्कुल करेगा, सर्विस स्टैम्प्स बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। रेवेन्यू स्टैम्प्स ना 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 ना, ये नहीं है, देखो यही है, मिल गया आपने को, पकड़ लिया इसको। रेवेन्यू स्टैम्प इसके जरिए तो पेमेंट होता ही नहीं है, आपको भी पता होगा। फिलेटरी स्टैम्प बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू टिकट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हाँ शॉर्ट फॉर्म पता नहीं, लोग बोलते हैं। तो यही है, सही आंसर यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर 28 पे आते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड प्योर हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फी एट। कहाँ कहाँ ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं विदाउट एनी लेट फी, बोल रहा है, ठीक है। तो इसका पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद आंसर। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस बिल्कुल वहाँ पे करता है। आरएमएस ऑफिस है साइड पर, कोई भी ऑफिस इसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट से, ठीक है, ये रजिस्टर भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉलोइंग आर्टिकल्स विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस में क्या बुक नहीं किया जा सकता। देखो स्पीड पोस्ट बुक किया जा सकता है, बिल्कुल, रजिस्टर पोस्ट भी बुक किया जा सकता है, लेकिन मनी ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ये याद रखिए, मनी ऑर्डर नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ मनी ऑर्डर। आगे बढ़ते फिर। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, ये तो बच्चों को पता होगा, ठीक है ना। CPMG हेड होता है इसका, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, CPMG इसको बोलते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो इनके अंडर में ही होता है ये पोस्टल सर्कल। सभी इसमें चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हेड होता है स्टेट का, ठीक है ना। सर्कल का हेड होता है, ठीक है ना। सर्कल में फिर रीजन्स आते हैं, रीजन में फिर डिवीजन आते हैं, आपको तो पता ही होगा, ओके। हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर 31। तो यहाँ से आप देखो 30 तक जो थे वो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब जो 10 आएंगे वो GK GS के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो 10 आएंगे वो मैथ्स के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, ऐसा ही पैटर्न जो है
एग्ज़ाम में भी रहता है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी इधर उधर भी पूछ लेता है, लेकिन मैंने उसको अरेंज कर लिया है, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो ये है भाई, अब जी के क्वेश्चन चालू होता है। वेन द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे कब होता है? 2 अक्टूबर। देखो 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती होती है, आपको ही पता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। 30 अक्टूबर को ज़्यादा कुछ होता नहीं, पता नहीं यार, 30 अक्टूबर तो पता नहीं क्या होता है। हाँ, 9 अक्टूबर को होता है भाई साहब वे वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है ना, यही है आंसर। तो आंसर यही है। और 9 नवंबर को होता है नेशनल लीगल सर्विस डे, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस डे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर याद रखिए वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर। बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो बद्रीनाथ किस बैंक के रिवर पे है? कृष्णा, यमुना, अलकनंदा, गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी किनारे, सॉरी नदी पे, बैंक ऑफ रिवर पे बद्रीनाथ सिचुएटेड है, ओके। और अलकनंदा कहाँ पे है अपनी? अलकनंदा है चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है, गारगोल हिमालय में, ठीक है। और जो ये बद्रीनाथ है ना, वो 4 धाम में से एक धाम भी है, याद रखिए, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ओके, सी, अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया विंस ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन 2023? देखो ये 23 का पेपर है, तो 23 के पेपर के हिसाब से उन्होंने पूछा है, ठीक है। जिस ही साल आप पेपर दे रहे होंगे उनका करंट अफेयर्स थोड़ा दिख के जाइए, क्योंकि उसी साल का पूछेगा। अगर ऑस्कर में कुछ जाएगा तो उसी साल में पूछेगा। तो 23 में जो गई थी वो पिक्चर थी, मतलब शॉर्ट फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री थी, वो थी द एलिफेंट विस्परर्स। आपने पढ़ा होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी एग्जाम के लिए, तो बड़ा ही फेमस था, अच्छी भी है, अच्छी ऑस्कर मिला है भाई साहब। द एलिफेंट विस्परर्स, ओके। आगे बढ़ते फिर। विच पर्व ऑफ महाभारत हैज़ भगवत गीता? तो किस पर्व में किस पर्व, महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है भीष्म पर्व, ठीक है। भीष्म पर्व में आपको भगवत गीता मिलेगी। भगवत गीता इज फाउंड इन द भीष्म पर्व, ठीक है। ये भीष्म पर्व जो है 6 बुक है महाभारत की, ये महाभारत की 6, ठीक है, 6ठी बुक है, ठीक है। जहाँ पे चैप्टर जो है वो 23 से 40 के बीच में आपको भीष्म पर्व देखने को मिलेगा, ओके। ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है भीष्म पर्व, ठीक है। भगवद गीता वही देखने को मिलती है आपको। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विजिट ऑफ। किस विजिट में गए थे? प्रोटेस्ट हो रहा था किस? साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन के दौरान तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। द हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो हीराकुड कहाँ पे है? तो हीराकुड फेमस है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। पंजाब, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा, और ये महानदी रिवर पे है, ठीक है। रिवर अगर पूछेगा किस रिवर पे है हीराकुड, तो वो महानदी रिवर पे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते फिर। नागार्जुना सागर डैम बिल्ट ऑन। तो नागार्जुना सागर डैम जो है वो महानदी, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, 4 ऑप्शन है, और 4 में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है, याद रखिए इसको, नागार्जुना सागर डैम। हु वॉज द, इसको आंसर नहीं टिक किया अपन ने, ठीक है, कृष्णा, ठीक है, ओके। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया जब था तो उसमें लास्ट गवर्नर कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालचारी। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड, आपको पता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे, कहाँ क्या हो, कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट बोन पहले तो होता है फीमर होता है, ठीक है। फीमर जो होता है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है, और वो फीमर रहता है थाई में। थाई इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं थाई की स्पेलिंग बराबर है नहीं है, लेकिन थाई इज द करेक्ट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो फर्स्ट इंडियन कौन थी? वुमन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन जो जिन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ कि वो हरमनप्रीत कौर इसका सही आंसर है, ठीक है। हरमनप्रीत मैडम ने फर्स्ट सेंचुरी मारी थी T20 वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी आता है मैथ के सवाल। तो इसके मैथ्स के मैंने सॉल्यूशन भी आगे दिए है मेरे ही हैंड राइटिंग में ऐसे ही, ठीक है। तो पूछ रहा है, देखो जूम करके देख लेते हैं ना। इन 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एवरेज ऑफ मनालीज मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स अदर देन मैथमेटिक्स वॉज 62।
द एवरेज ऑफ मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स वॉज 65। हाउ मेनी मार्क्स द स्कोर इन मैथमेटिक्स। तो इसका सोल्यूशन जो है वो देखो, अगर ये 4 सब्जेक्ट लिए जाए, ठीक है, सॉरी ये 5 सब्जेक्ट लिए जाए, मैथ को छोड़ के, मैथ को नहीं पकड़ा अपने, 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि किया है, उसका एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी 62। तो इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो 62 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 390 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 390 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। फिर मैथ्स के साथ, यानी कि फिर मैथ्स के साथ कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज जो है 65। अब मैथ्स को यही रखेंगे और एम की वैल्यू निकालेंगे तो आती है 80। ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ 80, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, इन हाउ मेनी डेज विल 12 men कैन कंप्लीट इट। देखो अगर 16 आदमी, ठीक है, काम करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो 12 आदमी कितने लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ठीक है। 16 आदमी 18 दिन ले रहे हैं, 12 आदमी कितने दिन लेंगे, बस सीधी सी बात है, एक्स की अपने को वैल्यू निकालनी है और इसको अपन सॉल्व करके निकालेंगे तो 24 आएगा। 24 है, बिल्कुल है, 24 डेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, मैं मेथड बता रहा हूँ बस, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। अ फाइनेंस कंपनी सोल्ड शेयर्स वर्थ ₹9540। इफ इस शेयर कॉस्ट ₹45, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड। कितने शेयर्स बेचे होंगे उन्होंने, ठीक है, यही पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। देखो 9540 और कितने शेयर, कितने, सॉरी यहाँ पे देखो, और इस शेयर कितने का है 45 का, अगर इसको 9540 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 1060 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 212 होती है, तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 212 है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 212। सिंपल है, डिवीजन करना था बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज, ये तो ये आपको पता ही होगा, बॉडमास रूल यूज़ किया जाता है पहले। इसका भी सोल्यूशन है, देखो पहले तो देखो बॉडमास के अंदर पहले डिवीजन किया मैंने, ठीक है, दिख रहा है आपको ये डिवीजन, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, हाँ देखो ये 18 72, ठीक है, 18 4 72, 4 3 12, 16 3 19, 19 में 6 गए, फिर बचे 13, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 13 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा आगे बढ़ गए क्या, तो ये 145, इसका भी आंसर देखो यार, ये सिंपल है, ये तो मैथ्स आप कर लोगे यार। देखो 145/192 माइनस माइनस है अंदर, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 192 मतलब कॉमन एलसीएम है 192, 145 + 83 228 होता है, ठीक है, 228 होता है। उसके बाद डिवाइड बाय 192 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 19/16 लास्ट में आ जाएगा, जिसका डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो वही आंसर है, ठीक है। 19/60 ऑप्शन में भी है, देखो दिख रहा है ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बस 5 क्वेश्चन बचे हैं यार, ठीक है, कर लेते जल्दी जल्दी, मैथ्स की है। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन विच 38% ऑफ बॉयज़, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो 38% बॉयज़ है तो ऑब्वियसली यार बाकी के जो बचे हैं वो गर्ल्स रहेंगे, ठीक है, सही है। तो 62% जो है वो गर्ल्स रहेंगे, तो अपन 38% की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 500 का 38% कितने होता है, 190। अब 500 में से 190 घटा दिए तो 310 बचते हैं, बस ये गर्ल्स की संख्या होगी। अब डिफरेंस ही पूछा है तो 310 माइनस 190 कर देंगे तो 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 120 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 120, इसको करेंगे हम टिक। आगे बढ़ते हैं, फिर 47 आते हैं। 19% ऑफ अ नंबर इज़ 133, फाइंड द नंबर। ये भी बहुत सिंपल है, देखो सोल्यूशन है, देखो 19%, 9% यानी कि 100 होता है, तो 19/100 इंटू एक्स, यानी कि नंबर ये जो फाइंड करना है अपने को, उसकी वैल्यू दी है 133, भी उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वस टू, देखो 19 का डायरेक्ट ही मतलब पहाड़ाई में 19 के पहाड़े में 29 आता है, 19 से 19 7 33, ठीक है। 7 बार ही कट जाता है और फिर 107 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के बी आंसर आ रही है, हाँ 700। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, रामू बोरोड अ लोन ऑफ ₹5,400 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पैसा पर 10 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ₹10 पैसा है वो, ठीक है ना, रुपीज़ नहीं है, 10 पैसा पर 10 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यार 5,400, ठीक है, रुपये लिए, 10 पैसा है और 10 रुपये पर 10 पैसा पर 10 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 54 रुपीज़ पर मंथ आ जाएगा। पर मंथ की इंटरेस्ट है, अपने को 1 साल का पूछा है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 648 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए, हाँ अभी तो आया यार ए, अभी तक बी आ रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। 49, और टेलीविज़न दिख रहा है, बहुत अच्छा टीवी है भाई साहब, मेरे पास भी है। हाँ, टेलीविज़न सेट वॉज परचेस्ड फॉर ₹23,000
इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 21,850 देन वॉट वॉज द परसेंटेज ऑफ लॉस? ऑब्वियसली लॉस तो हुआ है, 23,000 का 21,850 में बेच रहा है, तो कितने का कम बेच रहा है वो? ऑब्वियसली 1150 का कम बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा है 1150 का कम बेच रहा है। 1150 किस पे कम है? 23,000 पे कम है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आ जाएगा, यानी कि 5% लॉस है। लॉस में क्यों बेचते हो? प्रॉफिट में बेचा करो। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलो वीडियो ख़त्म हो गया है। अ कार ट्रैवल्स फॉर 6 आवर्स एंड कवर्स अ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ इट ट्रैवल्स एट द 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे। आगे में देखते हैं सोल्यूशन जो है, अभी सोल्यूशन नहीं दिया है इसका, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में कितना चल रहा है वो, सॉरी 6 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 6 घंटे में कितना चलेगा वो? 360 किलोमीटर चलेगा ऑब्वियसली। तो ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर करना है। इफ़ इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इट कवर द सेम डिस्टेंस। देखो यहाँ पे देखा सेम डिस्टेंस, तो 360 किलोमीटर ही उसको ट्रैवल करना है, लेकिन अब स्पीड जो है वो 80 रहेगी। तो ऑब्वियसली वो 80 रहेगी, तो 8 × 4, अगर 4 घंटे में वो 320 किलोमीटर तो पहुँच जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में पहुँच जाएगा 320 किलोमीटर। अब बचा क्या? 40, तो इसका 40 किलोमीटर कितना? आधे घंटे में पहुँच जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5 आवर्स। ओके, 4.5 आवर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, इसको मार्क कर देते हैं। लास्ट वाले आंसर को मार्क किए थे? नहीं किए थे, ऑब्वियसली किए थे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही जो है वो एक्सप्लेनेशन होता रहेगा, बाकी सर्कल के भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, तो सभी हम कवर करने वाले हैं, लगभग मेरे ख्याल से 70 या फिर 70 to 80 पेपर से। ठीक है, हाँ इतने पेपर तो हम कवर कर ही लेंगे, एग्ज़ाम के पहले तो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। GDS लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सके और एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।